तो नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में और इस वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम देखेंगे 10 से लेकर के 16 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि किस भारतीय अभिनेत्री को रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब हॉरिज़न अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट को मिला है ये अवार्ड, इसलिए इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब में ये आयोजित हुआ था, 5th एडिशन था और ये देख सकते हैं आलिया भट्ट उनके साथ मिला है एड सैबरी को भी अवार्ड मिला है, ठीक है? आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिला है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनंत अंबानी। अनंत अंबानी रिसीव अ ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज़ एनिमल वेलफेयर अवार्ड फॉर हिज वनतारा विज़न। वनतारा विज़न के लिए उनको अवार्ड मिला था, देख सकते हैं तस्वीर में। वनतारा में भी पता होगा कि लियोनेल मेसी भी इंडिया आए हुए हैं, तो वो भी वहाँ गए हुए थे। तो वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी हैं। देखिए सबसे कम उम्र के इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले एशियाई हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड देता है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी जो कि यूएसए का है, अमेरिका का है। दुनिया का सबसे पुराना पशु कल्याण संगठन है। एनिमल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन है दुनिया का पुराना, 1977 में ये बना था और वन्य जीव के संरक्षण के लिए दिया जाता है। अब देखिए वनतारा क्या है? गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र जो है खोला गया जिसका नाम दिया गया है वनतारा, जिसे अनंत अंबानी ने खोला है और इसीलिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। याद रखेंगे एशिया के पहले और सबसे कम उम्र के हैं। तीसरा सवाल है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जब बात महिला की आ जाती है और पहली बार कोई बन रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर है संगीता बरुआ पिशारोटी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात करूँ तो 1958 में स्थापित हुआ था और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। संगीता बरुआ पिशारोटी इलेक्टेड प्रेस क्लब ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमन, ठीक है? ये जो देख सकते हैं तस्वीर, ये हैं संगीता बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट बना है? जहाँ रामसर साइट की बात आती है तो वो इम्पोर्टेंट अपने आप में हो जाता है। तो वो किस राज्य का है? वो है छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ गेट्स इट्स फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट एट कोपरा रिजर्वायर इन बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है, ठीक है? और राज्य का पहला रामसर साइट है। ये नेचुरल भी है, मानव निर्मित भी है और मीठे पानी का एक आर्द्र भूमि है या वेटलैंड है। वहाँ की गवर्नमेंट ने 2030 तक यानी अगले 5 साल में और एक हो चुका है मतलब और 19, 20 जो हैं वो आर्द्र भूमियाँ जो वेटलैंड है उनको रामसर साइट दर्जा देने का एक उद्देश्य उन्होंने रखा हुआ है। तो देखिए 1971 में 2 फरवरी को ईरान के रामसर एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था, वेटलैंड्स के लिए जो सम्मेलन हुआ था, समिट हुआ था। इसके बाद 1975 को ये लागू हुआ और भारत ने 1982 को इस कन्वेंशन पर साइन किया था। इसलिए देखेंगे 2 फरवरी को वर्ल्ड जो वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन-सा है? चिल्का झील, उड़ीसा का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान है 1981 में पहली बार दिया गया था। रामसर का जो सचिवालय है वो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैड में स्थित है। अगला सवाल है द बैंकर जो कि सब भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया है? तो उसे किया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। बैंक ऑफ बड़ौदा रिकॉग्नाइज्ड एज़ बेस्ट बैंक इन इंडिया बाय द बैंकर, बैंकर के द्वारा दिया जाता है। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है और टैगलाइन क्या है? इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे पर्वत दिवस कब मनाया गया? देखिए बहुत सारे दिवस ऐसे होते हैं जो आजकल सब बुक में नहीं मिलता है। तो इनमें से एक ये है पर्वत दिवस जो कि 11 दिसंबर को मनाया गया है। देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के पेज में भी ये था। इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड हुआ है 11 ऑफ दिसंबर को जो कि पर्वतों के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की जो 7वीं बैठक है, 7th जो मीटिंग हुई, वो कहाँ पर हुई? वो हुई है केन्या में। कहाँ पर हुई है? केन्या में 7th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 7वां एडिशन था। कहाँ पर हुआ? 8 से 12 तक दिसंबर तक हुआ और ये हुआ है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी में, वहाँ पर ये हुआ था और ये उसकी थीम थी। तो याद रखेंगे कहाँ पर हुआ? नैरोबी में हुआ, केन्या में 8 से 12 दिसंबर तक। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में भारत के किस त्योहार को कौन-से फेस्टिवल को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपावली। दिवाली को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। 20वां जो सत्र हुआ उसका मेज़बानी भारत ने किया था 8 से 13 दिसंबर तक चला था, दिल्ली के लाल किले में हुआ था और आपको बता दूँ पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया। और दीपावली को यहाँ पर क्या किया गया है? बताया गया है इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल
किया गया है। इससे पहले गुजरात का गरबा को शामिल किया गया था, वो 15वां था और दिवाली जो जाएगा वो 16वां ऐसे चीज़ हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं। अमूर्त धरोहर का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, कहने का मतलब जैसे कोई त्योहार है, कोई मेला हो गया, कोई उत्सव, कोई पूजा-पाठ हो गया, तो उन सब चीज़ों को यूनेस्को को इंटेंजिबल हेरिटेज में लिस्ट में शामिल किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने जीता है। पहली बार इंडिया ने जीता है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। अनहद सिंह सील्स हिस्ट्री एज़ इंडिया डिफीट हांगकांग चाइना, यानी हांगकांग को हराया गया एंड क्लेम मेडन टाइटल, यानी पहली बार भारत ने इसको जीता है। इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन द स्क्वैश वर्ल्ड कप एंड फोर्थ आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इजिप्ट। यानी अब तक सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये जीते हैं। कौन-कौन? इंडिया अभी जीता, इससे पहले इजिप्ट, इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। 5वां एडिशन था, 5 में से 4 दूसरे देश ने जीता था। मेज़बान जो था वो इंडिया था, चेन्नई में हुआ था। पहली बार 1996 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 1999 इंग्लैंड, उसके बाद 2011 और 2023 लगातार 2 इजिप्ट ने जीता, मिस्र ने जीता और 2025 भारत ने जीता। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा खेल है जो बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कई लोग जानते भी नहीं स्क्वैश क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य को जिंजर कैपिटल का घोषित किया है? अदरक का कैपिटल घोषित किया है, तो वो होगा मिज़ोरम। मिज़ोरम इसका राइट आंसर होगा। मिज़ोरम गेट्स जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया टैग स्टेप ऑफ प्रोडक्शन ड्राइव। देखिए, जिंजर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश में। बट हाई क्वालिटी और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के कारण ये जो टैग मिला है, मिज़ोरम को मिला है। तो कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि जिंजर तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ मिल सकता है। नहीं, मिज़ोरम को मिला है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया, कहाँ पर किया गया? इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ये उसकी तस्वीर आप देखिए लॉन्च के समय की। 88.4 जो रेडियो का दिरांग एक जगह है, अरुणाचल, वहाँ पे 88.4 एफएम फॉर लाइव ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी प्रोग्राम एंड कल्चरल कंटेंट के लिए इसको किया गया। दिरांग, अरुणाचल के दिरांग में ऊंचाई वाले और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को जोड़ने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जल्दी-जल्दी हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्था ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा रिटेल फास्ट पेमेंट घोषित किया है? तो वो घोषित किया है आईएमएफ ने। ठीक है, आईएमएफ ने घोषित किया है। आईएमएफ ने क्या किया, यूपीआई इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किया। दुनिया में जितने भी रियल टाइम पेमेंट होते हैं उसमें लगभग आधा जो है वो भारत के यूपीआई से ही होता है। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्योंकि भारत का एक पेमेंट सिस्टम है जिसको किसने बनाया है? एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय मुंबई में। एमडी कौन है? एवरेल सिंह। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 से ये शुरू हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे डिक्लेयर किया था। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। अगला सवाल है कि चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है एंड्रेस बेबीज। ये देख सकते हैं उनकी तस्वीर। इनको चार्ज एज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य, हिंदी में गणराज्य, उसमें कहेंगे चेक रिपब्लिक। तो ये 2017 से 2021 से पहले भी पीएम रह चुके हैं। एंड्रेस बेबीज नाम याद रखेंगे, तस्वीर भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खो-खो चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? ये अपना देश करेगा, भारत करेगा। कब से कब तक होने वाला है? ये 9 मार्च से लेके 14 मार्च तक होगा और पहली बार ये होने वाला है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और उम्मीद है भारत इसमें भी फर्स्ट आने वाला है। तो इंडिया टू होस्ट कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप इन मार्च 2026, और बताया जा रहा है कि 24 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो इस बार मनाया गया 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया हमारे इंडिया के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा का 1 दशक के बाद यानी 10 साल के बाद एक स्पेसक्राफ्ट का संपर्क टूटा जिसका नाम है मैवन, या कह सकते हो एमईवीएन, मैवन। ये इसका संबंध किससे था? तो ये था मंगल से, इसका संबंध था। नासा सेज मैवन स्पेसक्राफ्ट दैट वाज ऑर्बिटिंग मार्स हैज गॉन साइलेंट। नासा की यह स्पेसक्राफ्ट पिछले 10 सालों से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था और अब वो गया। संपर्क उससे टूट चुका है। जो MEVEN है, इसका मतलब क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। ठीक है, किससे संबंध है? मार्स से, यानी मंगल ग्रह से इसका संबंध है। इंपॉर्टेंट है।
अगला सवाल चराई-चुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भैया असम में मनाया जाता है। असम्स माजुली होस्ट चराई-चुंग फेस्टिवल टू रिवाइव एशियाज़ फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सैंक्चुरी। असम के माजुली में दूसरी बार ये मनाया गया चराई-चुंग महोत्सव। एशिया के पहले जो संरक्षित बर्ड चराई-चुंग को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए मनाया गया है। रॉयल बर्ड सेंचुरी है जिसे 1633 में अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, जहाँ 150 देशी और प्रवासी पक्षियों का घर है, तो ये मनाया गया असम में, याद रखेंगे। अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के अकेडमी अवार्ड्स में ऑस्कर में किस कैटेगरी को शामिल किया गया है पहली बार? तो वो होगा बेस्ट कास्टिंग अवार्ड को शामिल किया गया है। दिया जाएगा ये अगली बार जब मार्च में होगा 2026 में तब ये दिया जाएगा और 98th एडिशन ये होगा। ऑस्कर 2026 इंट्रोड्यूस अ न्यू कैटेगरी टू रिकॉग्नाइज कास्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? कास्टिंग को देंगे और शायद 2028 में भी कुछ और एक नया आने वाला है। अगला सवाल है, हाल ही में पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से रिलेटेड जो होता है सवाल हर बार पूछा जाता है और हर सप्ताह आप देखेंगे 2-3 चीज़ें को जीआई टैग दिया ही जा रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोंड्रू खादी गेट्स जीआई टैग। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के छोटे से गाँव से पोंड्रू है, वहाँ पे ये बनाया जाता है। एक तरह का खादी है, हाथों से बनाया जाता है। इसे उच्च धागे, टिकाऊपन और बनावट के लिए जाना जाता है, आंध्र प्रदेश का है। अगला सवाल है साइट्स की जो 20वीं एडिशन हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ समाप्त हुई? तो समरकंद में हुआ। समरकंद उज़्बेकिस्तान में है। ये देख सकते हैं समरकंद एक्सपो सेंटर उज़्बेकिस्तान 24th ऑफ नवंबर से 5th ऑफ दिसंबर तक हुआ। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका फुल फॉर्म होता है साइट्स का। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लुप्तप्राय पौधे और जानवर होते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये एक ट्रीटी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1975 को। सदस्य देश हैं 185। पहली बैठक हुई थी 1976 स्विट्ज़रलैंड के बर्न में और भारत में तीसरा जो एडिशन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड सीओपी थर्ड जिसको बोलते हैं, वो इंडिया में हुआ था 1981 में। फिर एक रामसर साइट आ गया, छत्तीसगढ़ का पहला मिला कोपरा जलाशय। उसके बाद सिलीसर झील के बारे में बताना है कि किस राज्य में है, तो ये है राजस्थान में है। हिस्टोरिक सिलीसर लेक इन राजस्थान अलवर डिक्लेयर रामसर साइट इंडियाज वेटलैंड। अब ये जो हो चुका है 96, इसके साथ कितने हो गए? 96 हो गया है। तो राजस्थान के अलवर में है, कृत्रिम झील है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। 1845 में अलवर के जो राजा थे विनय सिंह ने इसे बनाया था। अब तक इसके साथ 96 रामसर साइट्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया? तो वो दिया 30% का आरक्षण का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट 30% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट बार काउंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया ने भारत का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहाँ पर बनाया? गलवान में बनाया। गलवान, गलवान से याद आ रहा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच एक डेडली क्लैश हुआ था। इंडिया ओपन्स वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल एट गलवान 5 ईयर आफ्टर डेडली क्लैश विद चाइना। तो ये 5 साल पहले वहां पे एक क्लैश हुआ था चाइना के साथ। उसके बाद इसे शुरू किया गया साल 2020 में। ये स्मारक भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत विकसित किया जा रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में सदियों पुरानी जो पगड़ी सिस्टम है, उसको खत्म कर दिया गया, किस राज्य ने? तो वो किया है महाराष्ट्र ने खत्म कर दिया। ये सदियों पुरानी एक रेंटल सिस्टम थी। इसे घरों को, दुकानों को रेंट पर देने के लिए उपयोग किया जाता था और 1940 के समय से भी पहले से मुंबई में ये उपयोग किया जा रहा था, जिसका अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा येलो लाइन किन 2 देशों के बीच की एक बॉर्डर लाइन डिक्लेयर किया गया? तो वो इज़राइल और गाज़ा। इज़राइल सेना ने येलो लाइन को इज़राइल और गाज़ा पट्टी के बीच एक नई औपचारिक सीमा रेखा बताया है। इज़राइली सेना ने बताया, जो गाज़ा के आधे से अधिक हिस्सों को कवर कर रहा है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉर्डर बनाया गया था उससे ये अलग है। इज़राइल बोल रहा है कि गाज़ा का जो कुछ आधा इससे ज़्यादा हिस्सा वो हमारा है। ये उस तरीके से डिक्लेयर कर दिया येलो लाइन। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के निर्धारित सीमा से अलग है और एक विवादित और नई सीमा रेखा बनाया गया है। नाम याद रखेंगे, येलो लाइन का संबंध किन 2 देशों के बीच है? तो ऑप्शन में देखें तो भारत चीन के बीच विवाद होता रहता है, तो लग सकता होगा। रूस यूक्रेन के बीच भी हो सकता है, तो वॉर चल रहा है तो वो भी हो सकता है आंसर। थाईलैंड, कंबोडिया भी है, तो लेकिन याद रखना इज़राइल और गाज़ा के बीच है। इसका आंसर हो जाएगा इज़राइल और गाज़ा। अगला सवाल, विश्व का पहला स्वायत्त ऑटोनोमस शिपयार्ड कहाँ बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है। सागर डिफेंस कर रहा है इसका बिल्ड। नाम याद रखिए, सागर डिफेंस टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ? नेल्लोर जिले में बनाया जा रहा है इसे।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बनाया जाएगा। शिपयार्ड को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते ही हैं। जो अगला सवाल है वो है जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो वो जीता है जर्मनी ने। जर्मनी बीट स्पेन टू विन रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल। स्पेन को हराया, ठीक है? स्पेन को हराया और जीता है और रिकॉर्ड 8वीं बार ये कप अपने नाम किया है। भारत यहाँ पे कहाँ था? भारत 3rd पोज़ीशन पे रहा। अर्जेंटीना को हराया और हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है? हरा करके इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पहली बार भारत ने ब्रॉन्ज जीता है। इससे पहले 2 बार गोल्ड जीत चुका है, 1 सिल्वर जीत चुका है। 3rd रैंक पहली बार आया है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला सवाल, पहली बार आयोजित एशियन लेजेंड कप कहाँ किया जाएगा? ठीक है, ये किया जाएगा थाईलैंड में। क्रिकेट से रिलेटेड ये जो कप होगा, तो थाईलैंड में किया जाएगा। फर्स्ट एवर एशियन लेजेंड कप फॉर वेटरन क्रिकेटर्स फॉर थाईलैंड, यानी एशिया के ही लोग होंगे इसमें, ठीक है? कौन-कौन सी 6 टीमें होंगी? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, हांगकांग। अब जो लेजेंड कप होता था उसमें बाकी देश भी हुआ करते थे, लेकिन ये एशिया से रिलेटेड एशिया कप होगा। थाईलैंड में होगा अगले साल 28 से 4 जनवरी के बीच। 40 साल से जितने भी बड़े खिलाड़ी होंगे इसमें शामिल होंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस सेक्टर में 100% एफडीआई फॉरेन डिफेंस इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है? तो वो हो जाएगा बीमा। पहले 74% था इंश्योरेंस में, अब जो उसे 100 कर दिया गया है। इसके अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, सैटेलाइट, बाकी चीज़ों में भी 100% है एफडीआई। साल 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में जीत के बाद विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी-अभी मनाया गया, 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस। हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे किया गया? वो किया गया कोलकाता में। और कोलकाता में जब इसका आयोजन किया गया तब काफ़ी महँगे टिकट देने के बाद भी लोगों को मेसी को देख पाने में नहीं हुए थे। उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। तो 70 फीट के लोहे का प्रतिमा का अनावरण किया गया, मेसी जब भारत आए थे, 13 तारीख को। हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हैंडस्कार्फ पर बैन लगाया, किस देश ने लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी क्या है? वियना, कैपिटल वियना है। तो ऑस्ट्रिया बैन्स हैंडस्कार्फ इन स्कूल फॉर अंडर 40s। हाल ही में 14th जो ओलंपिक समिट होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? लुसाने में किया जाएगा। क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि ज़िम्बाब्वे से है और ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये किया जाएगा लुसाने में 14 ओलंपिक कमेटी। भारत का पहला पावर म्यूज़ियम कहाँ पर बनेगा? तो वो बनेगा पटना में बनेगा। पटना के करबिघया थर्मल पावर स्टेशन में बनेगा। ये एक बंद है पावर प्लांट। तो यहाँ पे बिजली उत्पादन और वितरण के ऐतिहासिक विकास को आम जनता के सामने लाया जाएगा और इस तरह देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूज़ियम होगा। इंडिया का पहला है और वर्ल्ड का 4th पावर म्यूज़ियम होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? जिनका नाम है छेनजिंग आंगमो। छेनजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला है। भारत की पहली है लेकिन दुनिया की 5वीं है जो कि हिमाचल किन्नौर से आती हैं। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। टी20 में बात करें तो टी20 में पहले हैं अर्शदीप सिंह, लेकिन अब पूरे क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी वनडे, टेस्ट और टी20 में तीनों में लेने वाले भारत के इकलौते होंगे जसप्रीत बुमराह। दुनिया के 5वें हो गए। कौन-कौन है? लसिथ मलिंगा श्रीलंका से, सऊदी टीम सऊदी जो न्यूज़ीलैंड से है, शाकिब अल हसन बांग्लादेश और शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं। उनके अलावा 5वें हो गए जसप्रीत बुमराह। हाल ही में इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो हैं गगनजीत भुल्लर। ठीक है, याद रखेंगे गगनजीत भुल्लर। अगला सवाल है हाल ही में टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? सुनील नरेन बने हैं, वेस्टइंडीज के हैं, स्पिनर हैं और दुनिया के तीसरा यानी और कौन-कौन है? वेस्टइंडीज के डेवन ब्रावो और अफगानिस्तान के राशिद खान लेग स्पिनर होंगे। तो 3 क्रिकेटर याद रखेंगे, सुनील नबे हाल ही में 600 विकेट लेने वाले बने हैं। किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए उन्हें वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है? तो वो है नीतीश कुमार जो कि वहाँ के सीएम हैं, बिहार के भी सीएम बने और 10वीं बार शपथ रिकॉर्ड उन्होंने लिया है। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ से लॉन्च किया? वाराणसी से लॉन्च किया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि जलवायु का नेतृत्व के लिए यूएनईपी चैंपियंस ऑफ अर्थ 2025 को किस भारतीय को दिया गया है? तो नाम याद रख लीजिए, सुप्रिया साहू को ये अवार्ड
दिया गया है। यूएन के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पर्यावरण अवार्ड है, जो 2005 में स्थापित हुआ था। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें और नया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।